हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा, जैसे कि आपको पता है मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं सेल्फ स्टडी के लाइन टू लाइन आपको हिंदी में क्वेश्चन समझाऊंगा। उसका ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके पावर शेयरिंग है 10th क्लास का चैप्टर, उसके मैं करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, हिंदी टू हिंदी लाइन टू लाइन समझाया है। अगर आपने वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। इससे पहले बेटा मैंने ये वाला चैप्टर विद स्पेशल नोट्स ट्रिक से समझाया है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले मेरे वो स्पेशल नोट्स वाला कॉन्सेप्ट देख ले, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर शुरू समझ आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लेक्चर को शुरू करते हैं, जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपकी सेल्फ स्टडी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। कि एथनिक का मतलब होता है कौन कौन से धार्मिक ग्रुप रहते थे बेल्जियम में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। जैसे मर्जी आए, आपने आंसर सेम लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला चैप्टर मैंने विद ट्रिक्स कैसे याद रखना है परसेंटेज को बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो देख ले, उसके बाद ही आपको इसकी अच्छी तरह समझ आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है यहाँ पर बड़ी सारे धर्म के लोग रहते थे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में 59% जो थे लिव इन फ्लैमिश रीजन। ये मैंने ट्रिक से कराया हुआ है बेटा। तो फ्लैमिश रीजन में क्वेश्चन ये है कितने आते हैं, 59%। एंड स्पीक डच लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं जो फ्लैमिश ग्रुप में है, वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% लिव इन वेलोनिया रीजन। जो बाकी बच्चे 40% है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, स्पीक फ्रेंच, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। एंड रिमेनिंग 1% जो रह गए 1% ऑफ द बेल्जियंस, बेल्जियम है, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज। आई होप ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको समझ आ गया। बेटा समझ तो आपको आ गया, ठीक है। अच्छी तरह समझ इसलिए तभी आएगा जब आप मेरे स्पेशल नोट्स देखोगे, उसमें ठीक है जादू है जो आपको अच्छी तरह याद करवा देगा सारे क्वेश्चन। इन द कैपिटल सिटी, अब कैपिटल सिटी जैसे मैंने नोट्स में बताया था ब्रुसेल्स, अबाउट 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है। और कैपिटल की अगर बात करें तो उल्टा हो जाता है। 80% क्या बोलते हैं कि लोग ब्रुसेल्स में जो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और 20% क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब बतानी श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। द सिंघाला, सिंघाला बोल सकते हो, ठीक है। सिंघाला कम्युनिटी थी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, लोगों का ग्रुप। फॉर्म द मेजॉरिटी, जिनको मेजॉरिटी मिली थी। मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने स्पेशल नोट्स में बड़ी अच्छी तरह समझाया है, जिसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफ द पॉपुलेशन कितनी थी वो, 74%। विद तमिल, तमिल कितने थे, 18% उस समय, ठीक है। हु आर मोस्टली, ठीक है। तो मोस्टली कंसर्न कहाँ पर थे, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ आइलैंड। ये मैंने नोट्स में डिस्कस भी किया था कि कौन से आइलैंड में पाए जाते थे ये सारे धर्म के लोग, नॉर्थ और ईस्ट आइलैंड। फॉर्मिंग द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी। तो ये लार्जेस्ट क्या थी, यहाँ पर एथनिक का मतलब होता है धार्मिक ग्रुप, माइनॉरिटी का मतलब जिनकी संख्या कम थी। अब बेसिकली ये सभी देशों में हो सकता है ना कि कई लोग ज़्यादा रहते हैं उसको मेजॉरिटी बोलेंगे, और कई लोगों की संख्या कम होएगी उसको मेजॉरिटी बोलेंगे, ठीक है, और सॉरी माइनॉरिटी बोलेंगे, और ज़्यादा वालों को क्या बोलेंगे मेजॉरिटी। आई होप यहाँ तक आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड और थर्ड पॉइंट की। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट है अदर कम्युनिटी इंक्लूडेड। अदर भी कम्युनिटी थी जिसमें मुस्लिम थे, ठीक है, अलॉन्ग तमिल भी थे। वर टू सब ग्रुप्स, सब ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप्स के आगे ग्रुप बटे हुए थे। उसमें 2 ग्रुप्स कौन से थे, द
तमिल नेटिव्स, एक तो तमिल में रहने वाले नेटिव थे ऑफ कंट्री, वो थे 13%। उसको बोला जाता था श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंका में तमिल में रहते थे। ये मैंने बड़ी अच्छे से और ट्रिक से समझाया अपने नोट्स से, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है द तमिल्स हु वर ब्रोट एट, मतलब जो तमिल थे ब्रोट एट लेबर फ्रॉम इंडिया बाय ब्रिटिश कॉलोनीज, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनी से, ब्रिटिश एम्पायर से, अंग्रेज़ों से ही वहाँ पर लेबर का काम कर रहे थे। स्टैब्लिश प्लांटेशन आर कॉल्ड, ठीक है, वो अपना काम करते थे, प्लांटेशंस करते थे, वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। जो लोग तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है श्रीलंका में पहले से रहते थे, श्रीलंकन तमिल, वो थे 13%, और जो इंडिया से तमिल को आए थे वो थे 5%। तो इसी को मिला के 13 और 5 बनता है 18%, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसका फोर्थ पॉइंट है मोस्ट ऑफ द सिंघाला स्पीकिंग जो लोग थे, पीपल आर बुद्धिस्ट, वो बुद्ध धर्म से रिलेटेड थे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, बहुत सारे जो तमिल बाकी बचते थे उसमें से हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियन, उस समय समाज में 7% क्रिश्चियन लोग भी रहते थे। हु आर बोथ तमिल एंड सिंघालीस, सिंघालास भी थे और तमिल भी थे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है आपको सुनने में पहली बार जो देख रहा है, पर आपको अच्छी तरह तभी समझ आएगी जो आप मेरे नोट्स ध्यान से पढ़ लोगे, उसमें सारी डिटेल मैंने ट्रिक्स में कराई है, ठीक है। अगर नोट्स आप करोगे तो आपको क्वेश्चन है जो झट से समझ आ जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है मेंशन एनी 4 स्टेप बताने हैं विच वर टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए थे टू अचीव मेजोरिटिज़म क्या है ये आपको तभी समझ आएगा जब आप डिटेल में चैप्टर देखोगे। तो उन्होंने क्या क्या काम किए। इन 1956 एन एक्ट वाज पास, उन्होंने एक एक्ट पास किया कब, 1956, अंडर विच इंग्लिश वाज रिप्लेस एज द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया गया नॉट बाय द सिंघाला एंड तमिल बट बाय सिंघाला ओनली। हाँ जी, तो उन्होंने बेसिकली घुमा फिरा के बात ये कहना चाहता है इंग्लिश को रिप्लेस करके सिंघाला लैंग्वेज को ही उन्होंने प्रेफरेंस दे दी। ये क्यों दे दी आपको चैप्टर में तभी समझ आएगा जब आपने वो सीरीज़ देखी होगी मेरी, ठीक है। उसको स्पेशल नोट्स का मैंने दर्जा दिया है, जिसको आप पढ़ के सिर्फ एक बार ही आपको सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रोफेशनल पॉलिसीज़, ठीक है, जो भी पॉलिसीज़ है सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन सिंघाला, ठीक है। सिंघाला वाले को ही प्रेफर किया जाएगा, फेवर किया जाएगा, सिंघाला वाले को ही सर्वोच्च माना जाएगा, ठीक है। सिंघाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, मतलब जो यूनिवर्सिटी में पोजीशन है वो सिंघाला को ही दी जाएगी। एंड गवर्नमेंट जॉब, जो भी गवर्नमेंट जॉब है वो सिंघाला को प्रेफर की जाएगी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। थर्ड पॉइंट है ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपल्ड, ठीक है। स्टिपलेट का मतलब होता है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसको एक नया दर्जा दिया गया। डैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म, ठीक है। स्टेट जो होएगी वो एक तो सिंघाला को प्रेफर देगी, और सिंघाला हमने पढ़ा है स्पेशल नोट्स में सबसे ज़्यादा कौन बोलते थे, वहाँ पर बुद्धिज़्म थे जो सिंघाला में सिंघाला लैंग्वेज बोलते थे। तो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्शन दी जाएगी, बुद्धिज़्म को पूरा हक दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट डेंटल ऑफ सिटीजनशिप टू स्टेट लिमिट्स, ठीक है। तो सिटीजन टू स्टेट लैमिन्स, ठीक है। तो इसका क्या है मतलब आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो मैंने आपको स्पेशल नोट्स में इसको करवाया था। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिविल वॉर। अब सिविल वॉर क्या होती है ये मैंने डिटेल में करवाया हुआ है उधर। एक्सप्लेन विद द कॉन्टेस्ट टू श्रीलंका, श्रीलंका के हिसाब से बताना कि सिविल वार क्या थी। तो सिविल वार जब एक देश के अंदर लड़ाई होती है उसको सिविल वार बोलते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वार होती है जब बहुत सारे देशों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। इट इज़ द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंट का मतलब होता है बड़ा ज़्यादा
जिसको बोलते हैं गुस्से वाला या आपस में लड़ाई झगड़े वाला। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद बिटवीन द अपोजिंग ग्रुप्स, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ होने वाले ग्रुप विद इन ए कंट्री, कंट्री के बीच में। फॉर एग्जांपल द सिंघालीज एंड तमिल्स, जो मैंने चैप्टर में बताया था कि किन दोनों के बीच है, सिंघालास के बीच और तमिल के बीच में जो लड़ाई थी। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, इस वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में बिटवीन बोथ दीज एथनिक ग्रुप, जितने भी दो ग्रुप थे, एक तो सिंघालाइज था और एक तमिल था, थाउजेंड्स वर पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज, बोथ कम्युनिटी के दोनों के थाउजेंड ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी फैमिलीज को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, चाहे वो सिंघालाइज की बात हो चाहे वो तमिल्स की बात हो। एज रेफ्यूजी, रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, जो अपने देश को धक्के से छोड़ के जाना पड़े जिनको लड़ाई में। मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड, मतलब जिंदगी जीने का साधन चला गया, जान चली गई। तो ये जो लड़ाई में देखा गया था, मैंने जो चैप्टर कराया था। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करें थर्ड पॉइंट की, द सिविल वार हैज़ कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल। सेटबैक का मतलब होता है गिरा दिया। एक तो सोशल लाइफ, सोशल मतलब सामाजिक लाइफ, कल्चरल मतलब होता है सभ्याचारक, उसकी ज़िंदगी मतलब गिरा दी। और इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई थी लोगों की ऑफ द लाइफ। आई होप ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है तभी आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना, नहीं तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका, व्हाट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये मैंने पूरा इसको डिटेल में कराया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन थी, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट विद कंटेंट टू बेल्जियम। हाँ, कॉन्टेक्स्ट टू बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट किसने बनाई थी, बेल्जियम ने, ठीक है। तो इसमें क्या था बेसिकली बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ए कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ वन इन विच, एक ऐसी थी, ये आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर, क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट थी, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर गिवन द पावर टू हैंडल द अफेयर्स। हाँ जी, तो सभी को, चाहे उस समाज में जितने भी लोग रहते थे, उनको पूरा का पूरा हक था कि वो अपनी पावर्स को हैंडल करें रिलेटेड टू देयर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी से। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म का कोई लड़ाई है तो हिंदू धर्म का लीडर इसको सॉल्व करेगा, अगर मुस्लिम धर्म की कोई लड़ाई है तो उसको मुस्लिम लीडर सॉल्व करेगा। ऐसे नहीं है कि मुस्लिम सभी की सॉल्व करेगा, जैसे श्रीलंका में देखने को मिला था। आगे, देयर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क जॉइंटली फॉर बेनिफिट, वो क्या करते थे, वर्क जॉइंटली करते थे, मिलजुल के करते थे, ठीक है, बेनिफिट लाने के लिए ऑफ द कॉमन मैसिव विदाउट अंडर लिखा है अंडर माइनिंग, ठीक है, किसी को भी दबाए के बिना, मतलब किसी को भी पीछे छोड़े बिना, वो सभी के भले के लिए करते थे। एनी वन कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के लिए। मतलब उनका मेन मकसद क्या था कि साथ लेके चलना सभी को, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी बराबर है। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट है, द कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। मतलब वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो बिलोंगिंग थी एक तो किसके, सभी लोगों के, और उसको इलेक्ट भी कौन करते थे, आम लोग। कौन कौन से, डच भी करते थे, फ्रेंच बोलने वाले भी करते थे और जर्मन बोलने वाले भी करते थे। नो मैटर वेयर दे लिव, ये मैटर नहीं किया जाता था कि को कहाँ पर रहते हैं। मतलब सरकार वही बनाता था उस समय जो पावर में था और जो सबका भला सोचता था। ऐसे नहीं है कि एक ही ग्रुप का भला सोच रहा है। तो थर्ड पॉइंट है, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रिगार्डिंग, उसको एक ऐसी भी पावर थी रिगार्डिंग कल्चरल, किसी भी कल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना। एजुकेशनल रिलेटेड है तो लैंग्वेज, लास्ट वन इज़ ए लैंग्वेज, अगर किसी को लैंग्वेज बेस में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसी टाइम सॉल्व करना। आई होप ये आपको 5 के 5 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए। बढ़ते हैं आगे 6 क्वेश्चन की तरफ। तो 6 क्वेश्चन है, बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका, कि हमने देखा है बेल्जियम भी
और श्रीलंका की आर डेमोक्रेसी बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम। मतलब दोनों में डेमोक्रेसी देख सकते हैं पर उन्होंने दोनों में अलग अलग डिफरेंस अपनाया और पावर शेयर करने का। तो बच्चे भूल जाते हैं बेल्जियम ने भी पावर शेयर की थी और श्रीलंका ने भी पावर शेयर की थी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसने सही इस्तेमाल किया था। मैंने नोट्स में बताया था, अभी बता देता हूँ। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि बेल्जियम की दिमाग की बेल बजी और उन्होंने पावर का सही इस्तेमाल किया। तो आई होप ये आपको ट्रिक अच्छी लगी। ठीक है, स्पॉट द स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट को 3 पॉइंट्स में बताना है। मतलब कहने का ये मतलब है बेल्जियम ने भी पावर का इस्तेमाल किया और श्रीलंका ने भी। किसने कैसे किया वो अपने बताना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ डिड द श्रीलंका एंड द बेल्जियम गवर्नमेंट ट्राई टू सोल्व देयर एथनिक प्रॉब्लम। जो दोनों की एथनिक प्रॉब्लम थी किसने कैसे सोल्व की। ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन एनी 2 इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द पावर शेयरिंग मॉडल, कि पावर शेयरिंग मॉडल में क्या डिफरेंस था बेल्जियम और श्रीलंका का। बेसिकली घुमा फिरा के कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपने आंसर सेम ही लिखना है। तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो श्रीलंका जो कंटिन्यू टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिस पर्पस ए यूनिटरी सिस्टम वेयर ए नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर। हाँ जी, तो बेसिकली श्रीलंका ने पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया था। उनका मेन मकसद था सिर्फ संघाला को ही प्रोटेक्शन देनी। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी गवर्नमेंट का निर्माण किया नेशन गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर, मतलब एक ही पर्सन के पास, सभी के पास पावर थी, एक ही ग्रुप के पास। तमिल लीडर्स, जो तमिल लीडर्स थे वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। ठीक है, ये फेडरल सिस्टम क्या था ये मैंने चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। अंडर विच द रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। फेडरल सिस्टम का मेन बात क्या थी, जो रीजनल गवर्नमेंट थी उस समय, जो लोकल गवर्नमेंट थी, वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पावर मिली थी। डैट वर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपेंड नहीं थी। आजकल हम देखते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है ताकि स्टेट गवर्नमेंट काम सही ढंग से करे। मतलब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डिपेंड नहीं थी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। उसके बाद है बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर ये यूनिटी बना के रह रहे हैं, कौन से श्रीलंका वाले, मतलब अपनी यूनिटी बना के, बाकियों की सुननी नहीं। पर बेल्जियम ने क्या किया, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, जब पावर को डिवाइड करते हैं हम सभी में अच्छे के लिए। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया। उसके बाद सेकंड है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक शेयर एंड कमेंट। तो सेकंड है रिलीजन एंड गवर्नमेंट, उस समय धर्म के बारे में और सरकार के बारे में बात करते हैं। 2 अकोमोडेट का मतलब होता है सभी को साथ में लेके चलना, अच्छे के लिए करना। ये किसने किया था, बेल्जियम ने। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, समझाने के लिए। ठीक है, बेल्जियम फॉर्म एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम ने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी जो दोनों की प्रॉब्लम को सोल्व करती थी उसी टाइम। अब वेयर एज श्रीलंका की बात करें, श्रीलंकन गवर्नमेंट पास ए लॉ। हाँ, उन्होंने पास क्या किया, सिर्फ प्रमोट बुद्धिज़्म, उन्होंने सिर्फ बुद्धिज़्म को प्रमोट किया श्रीलंका ने। और बेल्जियम ने क्या किया, सभी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3rd टाइप ऑफ गवर्नमेंट बना दी। ध्यान रखना, जितनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होएंगी, A, B, C, D, जितनी पावर डिवाइड होएगी उतना ही लोगों का भला होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल में मान लो आधार कार्ड ले लेते हैं। मान लो आधार कार्ड है, ठीक है, समझाने के लिए आधार कार्ड सिर्फ एक ही जगह बने इंडिया में, कोई भी पावर शेयर ना करे, सिर्फ एक जगह दिल्ली में बने फॉर एग्जांपल, तो क्या करना पड़ेगा, जितनी भी स्टेट्स है उनको दिल्ली आना पड़ेगा आधार कार्ड बनाने के लिए। तो पावर यहाँ पर क्या है, शेयर नहीं हुई। अगर हम देखते हैं कि पावर शेयर कर दो, हमारे नज़दीकी सुविधा केंद्र में भी आधार कार्ड बनते हैं, गाँव में बनते हैं, तो इससे क्या होगा, जितनी पावर डिवाइड होगी, जितनी पावर शेयर होगी, उतने लोगों का भला होगा। तो किसने भला किया था, बेल्जियम ने, किसने भला नहीं किया था, श्रीलंका ने। तो बेसिकली 3rd पॉइंट है लैंग्वेज एंड गवर्नमेंट। लैंग्वेज की बात करें और सरकार की बात करें, बात करते हैं श्रीलंका की। इन 1956 श्रीलंकन गवर्नमेंट पास एन एक्ट। 1956 ने श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, क्या किया,
टू रिकॉग्नाइज ओनली सिंघाला, सिंघाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिर्फ सिंघाला को ही उन्होंने सही माना। पर बेल्जियम गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर आल लैंग्वेज, मतलब बढ़ावा देना और प्रोटेक्ट करना सभी लैंग्वेज को, स्पोकन बाय पीपल, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता है सभी को इक्वल समझना, ये अच्छी बात की थी उन्होंने। आई होप ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या है एक्सप्लेन करनी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए परमानेंट शेयर ऑफ पावर, परमानेंटली किसी को पावर देनी, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उस परमानेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट को परमानेंटली पावर दे दी, लोकल गवर्नमेंट है परमानेंटली दे दी। लोकल गवर्नमेंट में कौन आ जाती है, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़। इन द गवर्नमेंट डिफरेंट कम्युनिटी को, ठीक है, इस टर्म एज पावर शेयरिंग, इस टर्म को क्या बोला जाएगा, रिकॉग्नाइज एज पावर शेयरिंग। इसको जब पावर को हम परमानेंटली किसी को दे देंगे तो उसको पावर शेयरिंग बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट, अंडर दिस द पीपल एंड द लीडर्स ऑफ नेशन, इसके चक्कर में जो नेशन के लोग हैं रिस्पेक्ट द फीलिंग, हाँ रिस्पेक्ट करते हैं, पावर शेयरिंग में ही रिस्पेक्ट होएगी। अगर किसी एक के पास पावर आ गई वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी करेगा। इंटरेस्ट एंड डिफरेंट कम्युनिटी एंड रिलीजन्स, जितनी भी कम्युनिटी है, रिलीजन है, धर्म है, अलग अलग लोग हैं, सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ द पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जो पावर शेयरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर यूनिटी, एकता के लिए, और ग्रोथ, तरक्की के लिए, ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर लोगों का राज होता है, जिसको लोग सबसे ज़्यादा वोट देंगे वही सरकार बनाएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। जितने क्वेश्चन होंगे मैंने तो एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अगर अच्छे तरीके से आपने देखना है, पहले नोट्स देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। समझ तो वैसे भी आ जाएंगे पर बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर का बताना है कि कौन कौन सी होती है जब पावर को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है अंडर द फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर में द पावर इज़ डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल में पावर डिवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया पावर इज़ शेयर्ड अमंग 3 लेवल ऑफ, इंडिया में 3 लेवल में पावर शेयर की जाती है। यूनिट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी किसी भी स्टेट की है, जो भी आप स्टेट से वीडियो देख रहे हो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में आ जाती है पंचायती गवर्नमेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ नोन एंड वर्टिकुलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टिकुलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने ट्रिक से कराया अपने नोट्स में। तो इस पावर को क्या बोलते हैं, वर्टिकुलर पावर सिस्टम। एक वर्टिकुलर पावर सिस्टम होता है और एक हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो मैंने ट्रिक्स में अपने नोट्स में कराया है। अंडर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है, सभी देश का संविधान बना होता है जो जिसमें मेंशन होता है कि किसको कितनी पावर प्रोवाइड करनी है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, 9th क्वेश्चन अब, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है। 9th क्वेश्चन है पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल, कि पावर को शेयर करना चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप, समाज के ग्रुप्स, इसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, करना चाहिए सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। हाँ जी, कुछ धार्मिक ग्रुप्स को भी पावर देनी चाहिए और कुछ लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जैसी लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। एल से लिंग्विस्टिक, एल से लैंग्वेज ग्रुप, ये बताता हूँ क्या होती है आगे। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ गुड एग्जांपल फॉर अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के लिए जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो सही एग्जांपल मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट है इन सम कंट्रीज़ में देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट है, संविधान के प्रति एक लीगल मतलब कानूनी अरेंजमेंट है। वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन, जो सोशल समाज में वीकर सेक्शन होते हैं, एंड वुमेंस आर, इसमें वुमेंस भी आ जाएंगी, और रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
लेजिस्लेचर कौन होता है? जो रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किसी कोई देश चलता है? फॉर एग्जांपल के लिए इन इंडिया में क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ जी, ये आगे आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व करना मतलब किसी के लिए कोई चीज़ सेव करके रख लेना ताकि आगे यूज़ करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है जगह। कोई भी निर्वाचन क्षेत्र मतलब वोट डालने के लिए कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, उसको बोला जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन असेंबली में, ताकि बेसिकली किसके लिए होती है? वीकर सेक्शन के लिए और वुमेंस के लिए, ठीक है। इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी ऑफ आवर कंट्री, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ मेंट टू गिव इन स्पेस इन द गवर्नमेंट। ये जो टाइप है, इससे क्या होता है? स्पेस मिलती है वीकर सेक्शन को भी और वुमेंस को भी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हु अदरवाइज वुड फील, हाँ नहीं तो क्या करेंगे? एलिनेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब वो नाराज़ हो जाएंगे, मतलब उनको पीछे अस्त नस्त हो जाएंगे। अगर उनको रिजर्वेशन ना मिली, वीकर सेक्शन को भी मौका ना दिया गया, तो वो क्या कर देंगे? वो नाराज़ हो जाएंगी सरकार से। पर डेमोक्रेसी में किसी को नाराज़ नहीं किया जाता, सभी को साथ में लेके चलते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू गिविंग माइनॉरिटी कम्युनिटी ए फेयर शेयर इन पावर शेयरिंग। तो ये जो मेथड है, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं। माइनॉरिटी को जिनकी संख्या कम होती है, कम्युनिटी वही जिनकी संख्या कम होती है, वो ग्रुप। फेयर शेयर मतलब, फेयर का मतलब होता है पूरा ईमानदारी से शेयर दिया जाएगा पावर शेयरिंग में। हाँ जी, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है किसमें? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग। दो तरह के रीज़न होते हैं पावर शेयरिंग के, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल। इसको मैं एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले है प्रूडेंशियल रीज़न आर बेस्ड ऑन केयरफुली कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। प्रूडेंशियल रीज़न उसको बोला जाता है जो पूरी तरह ध्यान से केयरफुली कैलकुलेट करे क्या हमें प्राप्त हुआ है, क्या हमें लॉस हुआ है। और मोरल रीज़न क्या है पावर शेयरिंग करने का? मोरल रीज़न आर बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसीडरेशन, ठीक है। तो ये मोरल वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पर हम देखते हैं पूरा लाभ और हानि देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारी मोरल वैल्यू है कि पावर शेयर करनी है। तो सेकंड पॉइंट है, दीज रीजन्स हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो रीज़न है ये रिड्यूस करता है, कम करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाई झगड़े को बिटवीन सोशल ग्रुप। ये लड़ाई झगड़े को कम करने में यूज़ होता है। दीज रीज़न आर कंसीडर एज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ जी, ये उसको उल्टा है, ये डेमोक्रेसी के स्पिरिट के ऊपर डिपेंड है, मतलब लोकतंत्र के। ये लड़ाई झगड़े को कम करता है और ये वाला क्या करता है? क्या? डेमोक्रेसी की स्पिरिट के ऊपर मतलब सच्ची आत्मा की डेमोक्रेसी। ये हम बात करते हैं प्रूडेंशियल रीज़न की, और ऊपर इधर ये वाला प्रूडेंशियल रीज़न है। एक मिनट, ये प्रूडेंशियल की बात करते हैं और इधर वाली साइड मोरल रीज़न की। ध्यान रखना है इस बात को, साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक मिनट बेटा, सॉरी, उसके बाद थर्ड पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें बोला जाता है कि रिजर्वेशन होता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर माइनॉरिटी। यहाँ पर कुछ सीट्स को रिजर्व करके रखा जाता है, किसके लिए? माइनॉरिटी के लिए, एंड वुमेंस के लिए इन द इंडिया प्रूडेंशियल रीज़न। ये प्रूडेंशियल रीज़न। यहाँ पर क्या किया जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है ऑफ पावर इन इंडिया एंड एग्जाम्पल ऑफ मोरल रीज़न। जब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है वो मोरल रीज़न की एग्जांपल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। लास्ट में आपको बता देता हूँ, जब कुछ पावर, एक मिनट, जब कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ पावर लेके और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ पावर लेके जब थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर को डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे हमारे होती है कौन सी? पंचायत, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं इसके लॉन्ग पार्ट में। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको मैंने लाइन टू लाइन समझाए हैं। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।